Today we are going to start our chapter Cell the Unit of Life. तो सेल क्या होता है? सेल है ना बेसिक यूनिट होती है लाइफ की. जब आप अपने तरफ देखोगे तो आप दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म को देखोगे, वो लिविंग और नॉन लिविंग. ठीक है, यहाँ लिखा है व्हेन यू लुक अराउंड यू विल सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. यू मस्ट हैव वंडर एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज दैट थिंग make the organism living and what is that an inanimated thing does not have which have the living thing has. The answer of this question is the presence of the basic unit of life, the cell in all organism. तो जब आप अपने तरफ देखोगे तो आप दोनों चीज़ों को पाओगे, लिविंग को भी और नॉन लिविंग थिंग को भी, नॉन लिविंग थिंग्स को भी. तो आपको वंडर होना चाहिए और खुद को पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग को लिविंग बना रही है और नॉन लिविंग थिंग को नहीं बना रही लिविंग. तो आंसर इसका बेसिक है सेल. सेल होता है ना बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, यानी कि सेल के बिना लाइफ चल ही नहीं सकती. इसलिए जिसके पास सेल्स होता है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह देते हैं और जिसके पास सेल्स नहीं होता हम उसको नॉन लिविंग कह देते हैं. As you can see यहाँ लिखा है all the living organism are composed of the cell. Some are composed of the single cell and called the unicellular organism. organism जो एक सेल से बना होता है उसे unicellular organism कहते हैं. और while other जैसे हम मल्टी सेलुलर होते हैं क्योंकि हम बहुत सारे सेल से बने होते हैं. अब what is cell? ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ. जब आप एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखोगे लाइक अमीबा, तो वो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है. भले उसके पास एक सेल है लेकिन वो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड एसेंशियल फंक्शन ऑफ हर लाइफ वो परफॉर्म करता है. भले उसके पास एक सेल है तो क्या होता है, एक सिंगल सेल्स का भी होने का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म अपना सब काम कर लेगा. अगर जिसके पास सेल नहीं हो तो फिर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता. इसलिए सेल को क्या फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. तो रोबोट यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे आई एम टेलिंग. रोबोट उगते जिन्होंने पेड़ की छाल होती है ना जिसको हम कहते हैं कॉर्क, उन्होंने पहली बार वहां पे सेल देखा था लेकिन वो डेड सेल था. फिर आए एंटोन वॉन लीवेनहुक जिन्होंने फर्स्ट पहली बार सेल को देखा और लिविंग सेल को देखा. फिर आए रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने ब्रेन ऑफ द सेल यानी कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की. इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स improvement leading to the electron microscope revealed all the structure detail of the cell. यानी कि इन्वेंशन होती गई माइक्रोस्कोप की और उसकी इम्प्रूवमेंट भी होती गई. फिर आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसने ऑल स्ट्रक्चर और डिटेल दे दी किसकी, सेल की. अब हम पढ़ेंगे सेल थियरी. तो इन 1838 Matthias Schlenden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of the different kind of cell which form the tissue of the plant. Sheldon थे एक साइंटिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को पढ़ा और अब देखा कि जो प्लांट होते हैं ना वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं जो कि टिश्यू होते हैं इन द प्लांट. और एट द सेम टाइम एक श्वेन नाम के भी साइंटिस्ट थे. एट द सेम टाइम एक श्वेन नाम के भी साइंटिस्ट थे, वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. उन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल्स को पढ़ा और ये रिपोर्ट किया कि सेल की आउटर लेयर विच इज हम जिसको आज हम क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो उन्होंने डिस्कवर किया. उन्होंने ये भी कहा कि बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द plant tissue that the presence of the cell wall is the unique character of the plant tissue. cell wall का present है एक unique character होता है किसका, plant tissue का. On the basis of this Schwann proposed the hypothesis that the body of the animal and the plant are composed of the cell and the product of cell. ठीक है, स्वैन ने फिर ये हाइपोथेसिस दी कि जो बॉडी होती है एनिमल की और प्लांट की वो सेल की और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स की बनी रहती है. शेल्डन एंड सैन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी. शेल्डन और स्वैल दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सेल थियरी बनाया. द थियरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म. इस थियरी ने ये नहीं बताया कि नए सेल्स बनेंगे कैसे. फिर आए रुडोल्फ विचरो 1855 में. इन्होंने फर्स्ट बार ये समझाया कि सेल है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि एक प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा, वो डिवाइड होगा और नए सेल्स बनेंगे. तो इन्होंने ये समझाया, जिन्होंने इनको साइंटिफिक नाम क्या दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला. ही मोडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ द शेल्डन एंड स्वैन टू गिव द सेल थियरी अ फाइनल शेप. इन्होंने हाइपोथेसिस ऑफ द शेल्डन एंड स्वैन को भी वो मतलब इसको मोडिफाइड किया
और उनकी सेल थियरी फाइनल वाली दे दी। तो जैसे हम आज जानते हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल, जैसे हर ऑर्गेनिज्म सेल्स का बना रहता है, प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स का बना रहता है, और सेल है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। तो रिजोल्यूशन पावर क्या होती है, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश द टू पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि वायरसेस लिविंग होते हैं पर उनके पास सेल होता है। हाँ, एक एक्सेप्शन उनपे भी है कि वो वायरस बॉडी के अंदर जाके लिविंग होता है, लेकिन वायरस के पास तो सेल अंदर भी नहीं होता, फिर भी वो लिविंग होते हैं। जस्ट ए पार्ट, सोचने जैसी बात है, नथिंग एल्स। अब हम लेंगे ओवरव्यू ऑफ द सेल, ठीक है। यू हैव अर्ली ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन ऑनियन पील एंड अ ह्यूमन चीक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। ऐसा आप अगर लैब जाते हो अपने स्कूल पे तो आपने देखा होगा ऑनियन पील के सेल को और ह्यूमन चीक सेल, ह्यूमन चीक यानी कि सलाइवा के सेल, ह्यूमन चीक सेल्स वो होते हैं, माइक्रोस्कोप पे देखा होगा। तो ऑनियन cell, which is the typical plant cell, has a distinct cell wall and its outer boundary and just within the cell membrane। क्या बोला, ऑनियन एक प्लांट का है तो उसके पास क्या होता है, सेल वॉल होता है उसके पास, एंड बाहर का सेल वॉल होता है और अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। और ह्यूमन चीक सेल हैव द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द डिमिलेटिंग स्ट्रक्चर of the cell. Inside each cells of the dense membrane bound structure called the nucleus। हर एक सेल के अंदर एक dense membrane bound structure है जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम और जो जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, ये सब, ठीक है। cells have the membrane bound nuclei are called the eukaryotic, where cell lack the membrane bound nucleus are called the prokaryotic। सेल्स जिनके पास membrane bound nucleus होता है तो उनको क्या कहते हैं, eukaryotic, सॉरी। सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है तो उनको कहते हैं यूकैरियोटिक, और सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता उनको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। आप ऐसे रखो, पी से आप प्रिमिटिव याद रखो, प्रिमिटिव यानी लेस डेवलप वाला, तो जिसके पास लेस डेवलप न्यूक्लियस होगा यानी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक, और जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा तो वो क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक। तो बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक cells are semi-fluid matrix called the cytoplasm occupy the volume of the cell। as you know कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। the cytoplasm is the main arena for the cellular activity in both plant and animal cell। Mark this line, a cytoplasm is the main arena of the cellular activity in both plant and cell। जो साइटोप्लाज्म, जितनी भी बॉडीज की रिएक्शन होती है यानी जितनी भी सेल पे रिएक्शन होती है वो एक साइटोप्लाज्म पर ही होती है, इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि साइटोप्लाज्म क्या है, मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी बोथ प्लांट में भी और एनिमल में भी। वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर इन इट टू कीप द सेल एट द लिविंग स्टेट, और वेरियस जो केमिकल रिएक्शन होती है वो साइटोप्लाज्म में ही होती है टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। बिसाइड द न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल हैव द अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल स्ट्रक्चर, distinct structure called organelle like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbody, vacuole। तो इसमें बोला है बिसाइड्स यूकैरियोटिक सेल में ना न्यूक्लियस के अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस हो गया, एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी। और प्रोकैरियोटिक सेल के पास ना लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास इतने अच्छे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते हैं। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता और वो दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। विद इन द सेल राइबोसोम फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन द रफ ER, ठीक है। साइटो जैसे हम जानते हैं राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है यानी कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। नीट में पूछा गया है एक बार। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड द सेंट्रियोम विच हेल्प इन द सेल डिवीजन। एनिमल सेल के पास होता है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या होता है, एक ऑर्गेनल होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन ये अपोजिट पोल्स में, सेंट्रोजोम अपोजिट पोल्स में जाकर खींच देते हैं सेल को और सेल क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है।
तो वही है जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में. सेल डिफर ग्रेटली इन द साइज, शेप एंड एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ. माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है और इसकी लेंथ कितनी है, सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर है लेंथ में. वाइल बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर में भी होते हैं. लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ द ऑर्चिड. सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है, एग है ऑफ द ऑर्चिड यानी कि ओव्यूल का एग होता है. अमॉन्ग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल कितना है, 7 माइक्रोमीटर है डायामीटर में. और नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल. और सेल की ना शेप वैरी करती है, वो डिश शेप का भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, कॉलमनार भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, थ्रेड लाइक भी हो सकता है और इवन इरेगुलर भी हो सकता है. तो शेप होती है ना सेल की वो वैरी करती है विद द फंक्शन दे परफॉर्म. एज यू कैन सी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, कॉम्युनल एपिथेलियल टिश्यू, ये नर्व सेल्स हैं, इसकी ब्रांचेस हैं. ये ट्रेचेट्स एंड ये मीजोफिल सेल्स यानी कि ये लीफ के सेल्स है. That's the introduction and we will continue in the next lecture.